हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स में 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, जो 6 मार्च को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चलिए हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न हमारे पास है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखें। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली जो परिभाषा और इसका मात्रक जो पूछा जाता है, ये कई सालों में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कई सालों में, लगभग 1 साल का गैप के बाद से फिर से पूछ लिया जाता है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, तो वहां पे अगर परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई, जो कि बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वेक्टर ई बराबर में वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है और इसके सूत्र की मदद से हम इसके मात्रक की गणना भी कर सकते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास? एफ है। एफ क्या है? बल है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्यू नॉट क्या है? एक आवेश है, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक बन जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा और अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। देखिए वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? वैद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और इसी फार्मूले को हमने इंटीग्रेशन के रूप में इस तरीके से लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है, देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और बराबर हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें ए क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है, और ई क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नीचे मैंने लिखा है कि जहाँ पे वेक्टर ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा वेक्टर डी ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। इसमें बस केवल फार्मूला ही लिखना था, आप सभी को इस तरीके से आंसर में लिखना है। और देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर इसके लिए मिलने वाले हैं, तो ज्यादा बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3rd नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि गॉस का प्रमेय क्या है। देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? देखिए इसका उत्तर मैंने लिखा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। गॉस की जो थ्योरम है यही कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ से परिबद्ध जितने भी आवेश होंगे उन सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होगा। अर्थात अगर आवेश Q है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के रूप में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है, ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है, तो इसको हम फाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाई लिखा है इसी को और करके, और 1/ε0 गुना होता है तो Q का मल्टीप्लाई इस आवेशों का गुना होता है 1/ε0, तो आवेश गुणे में 1/ε0 हमने लिख दिया है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस टोटल टर्म को हम यहाँ पे फाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो Q हो जाएगा अपान में ε0 हो जाएगा। तो फाई बराबर में Q अपान में ε0, इस तरीके से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय यही कहती है कि परिबद्ध जो कुल आवेश होते हैं उनका 1/ε0 गुना होता है उसका वैद्युत फ्लक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देनी है और इसका संख्यात्मक मान जो है जूल में बताना है। आप सभी को संख्यात्मक मान तो पता ही होगा, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वही मान होता है इसका जूल में। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ये थोड़ा सा हमारे पास एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो समझते हैं लेकिन इसकी परिभाषा लिखना नहीं आता है उन्हें। तो देखिए सिंपल भाषा में आपको ये लिखना है, इसका उत्तर लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट का विभव देने पर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देंगे तो इलेक्ट्रॉन में जो प्राप्त ऊर्जा होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में 1.6 इंटू 10 का 19 जूल होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी यही होता है 1.6 इंटू 10 का 19, और कुलाम में होता है, वहाँ पे तो कुलाम होता है लेकिन यहाँ पे जूल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट जूल होता है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के पास 5 नंबर है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमीय सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमीय सूत्र का निगमन करना है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। एक एक स्टेप को हमने अच्छे से लिखा है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा है उस तरीके से हमने आंसर लिखा है, और जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा उस तरह से आंसर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा पूरा अंक मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा है कि इसका मात्रक को और इसके बीमीय सूत्र को निगमन करना है। निगमन करने का मतलब कि उसे हम कैसे निकाले हैं, ये चीजें भी वहां पे लिखनी है स्टेप वाइज। ये नहीं कि डायरेक्ट हमने लिख दिया इसका मात्रक और डायरेक्ट इसकी बीमा लिख दिया, नहीं, सारा चीज दिखाना है कि कैसे कैसे हमने इसके मात्रक को निकाला, कैसे कैसे हम इसके बीमीय सूत्र का निगमन किए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम वैद्युत फ्लक्स का सूत्र सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो होता है फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा। आप सभी को पता है कि फाई बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है और उसी के साथ एक घटक जुड़ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, तो इस रूप में ये हो जाता है कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे बात करें वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की, तो मात्रक की गणना हम कैसे करेंगे। मात्रक की गणना करने के लिए हमारे पास दो ये चीजें मिली हुई हैं जो मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले इसका मात्रक पता होना चाहिए और इसका मात्रक पता होना चाहिए, तो हम लिखेंगे ई का मात्रक गुणे में ए का मात्रक। ए क्या है, ये ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है। और ई का मात्रक, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू, तो एफ अपॉन में क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, तो ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम गुणे में मीटर स्क्वायर हो गया है। और यहाँ पे ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखा हुआ था लेकिन बाद में मैंने काट दिया। हम मुझे लगा कि आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। आप लोगों को इसका मतलब कतई ये नहीं लिखना है कि न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ऐसा नहीं। आपको ये लिखना है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, क्योंकि न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा और प्रति बट्टा का मतलब होता है प्रति कूलाम हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की गणना हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए वैद्युत फ्लक्स के बीमीय सूत्र की गणना हम इस तरीके से करेंगे। न्यूटन का जो बीमा होता है ml के पावर -2 होता है, इसको अलग ब्रैकेट में, और मीटर स्क्वायर की बीमा एल स्क्वायर हम कर देंगे तो ये हमारे पास अलग ब्रैकेट में, और 80 नीचे हो जाएगा क्योंकि प्रति लगा करके गुलाम है तो गुलाम की 80 हो जाएगी बीमा। ठीक है, और इसी को अगर सॉल्व करें तो ml के पावर 3 हो जाएगा क्योंकि l के पावर 1 है, l के पावर 2 है, टोटल मिल करके l के पावर 3 हो जाएगा। t के पावर -3 आ जाएगा क्योंकि t के पावर ऊपर -2 है, नीचे से अगर 1 जाएगा तो -1 बन जाएगा, t के पावर -1, t के पावर -1, t के पावर -2 क्या हो जाएगा, t के पावर -3 हो जाएगा, और a के पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं और इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अनंत विस्तार की आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए अनंत विस्तार से आवेशित चादर के समीप जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाल करके ई बराबर सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा E बराबर में सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले को आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बस केवल व्यंजक लिखने के लिए कह रहा है, उसको निगमन नहीं करना है, उसका निगमन करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाएंगे, तो इसको निगमन नहीं करना है।
जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनकी अलग वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में पूछे जा सकते हैं, तो इनको मैंने लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने सिग्मा लिखा है, इस सिग्मा का मतलब होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और जो एप्सिलॉन नॉट है, आप लोगों ने कूलाम के नियम में भी इसे पढ़ा है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात का मतलब वायु होता है, तो ये वायु की वैद्युतशीलता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2y कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर में 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। आप लोगों को बस वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पता होना चाहिए, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है क्या होता है, हम रेड पेन का यूज़ कर रहे हैं कहीं कहीं पे, तो आपको रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। अपने बोर्ड कॉपी में केवल ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है हमारे पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र की मदद से हम फाई अगर निकालना चाहें तो वेक्टर ई की जगह पे ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस का 4k कैप, ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। 4k कैप, इन सभी चीज़ों को हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ए की जगह पे, वेक्टर ए की जगह पे हम ये चीज़ें रख सकते हैं, तो 8j कैप, ये सारी चीज़ें। अब देखिए केवल 8j कैप है, तो बाकी सारे टर्म जो हैं जे को छोड़ करके बाकी i वाला k वाला ये 0 हो जाएगा, और 8 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 8 3 का 24, और इसमें जे कैप हट जाएगा। ठीक है, तो 24। अब इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर लिख देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 5 बराबर 24 वोल्ट मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें करनी थी और आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में हम कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख के लाता हूँ, आप सभी को आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत सरल भाषा में लिख करके लाए हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम उस बिंदु की वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए एक बात सुनिए, देखिए कोई भी परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश का मतलब देखिए यहाँ परीक्षण आवेश लिखा हुआ है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है जिसका खुद का अपना बल न हो, किसी और आवेश के बल का अनुभव करता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अगर किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो उसमें कार्य लगेगा, और उसी कार्य को हम उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतनी सी बात जो है आपको याद रखनी है। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला निकल के आता है, V बराबर में W अपन में Q नॉट। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। W क्या है, हमारे पास कार्य है जो परीक्षण आवेश को लाने में किया जा रहा है। कहाँ पे लाया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु की वैद्युत विभव कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। V क्या है, वैद्युत विभव है। तो अगर इतनी सारी चीजें हमें पता है, इसका सूत्र पता है, इसका परिभाषा पता है, तो यहाँ से हम इसकी मात्रक और बीमा आसानी से अपने मन से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है। मात्रक को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे ऊपर क्या है, वर्क है यानी काम है। ठीक है, कार्य है। तो कार्य को हम क्या कहते हैं, कार्य का जो मात्रक होता है उसे हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। और नीचे क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, यहाँ से इसका मात्रक निकल के आ गया। यहाँ देखिए हम लिख देंगे मात्रक के जगह पे जूल, ऊपर जूल हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो होगा ये हो जाएगा वैद्युत विभव का मात्रक। और उसके बाद से अगर हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा की गणना भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जो हमारे पास W है ना, का वर्क यानी कि कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यही ना होता है कार्य। जो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन होता है, यानी W बराबर होता है हमारे पास F इंटू डी, यानी कि बल गुणे विस्थापन। नीचे हमारे पास आवेश है तो नीचे हम केवल आवेश रखेंगे। ठीक है, आवेश लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें बल की, तो बल का जो हमारे पास बीमा होती है MLT के पावर माइनस का 2 होता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें विस्थापन के बीमा की, तो विस्थापन का बीमा होता है L, और नीचे हमारे पास आवेश की बीमा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व अगर करना चाहें तो यहाँ पे इसकी बीमा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके m के पावर क्या हो जाएगा, केवल m ही रहेगा क्योंकि इसके पावर +1 है। l के पावर क्या हो जाएगा, l 1 है और एक l यहाँ पे, तो l के पावर 2 हो जाएगा।
टी के पावर क्या हो जाएगा, टी के पावर -2 यहाँ पे है, टी नीचे से ऊपर जाएगा -1 आएगा और -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ए के पावर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बीमा भी यहाँ पे फाइंड हो गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने बीमा कैसे निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, देखिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा देनी है। तो इसका भी सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, किसी संधारित्र की धारिता किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। देखिए कोई भी संधारित्र की धारिता होती है ना, तो उसमें दो प्लेटें होती हैं। तो एक प्लेट का आवेश, अगर हम एक प्लेट का आवेश लें और दोनों प्लेट के बीच में उत्पन्न क्या होगा, विभवांतर होगा। दोनों प्लेट के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। तो अगर उस दोनों प्लेट के बीच में विभवांतर और एक प्लेट के आवेश के अनुपात को देखें तो उसे हम कहते हैं धारिता। क्या कहते हैं, धारिता। तो C बराबर हमारे पास फॉर्मूला आता है Q/V। ये अनुपात है दोनों और इसे हम धारिता कहेंगे। धारिता को हम C से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर क्या है, Q आवेश है, नीचे क्या है, V विभवांतर है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका मात्रक की अगर गणना करना चाहें तो मात्रक क्या हम पता नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हमने कूलाम लिख दिया और उसके बाद से प्रति लगा देंगे क्योंकि बटा है। और भी मतलब क्या होता है, विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो कूलाम प्रति वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक, धारिता का। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। बहुत सिंपल सा प्रश्न, समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए उत्तर होगा इसका, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ खींचा जा रहा है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत सिंपल सा ये परिभाषा है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची जाए वह पृष्ठ जिसकी सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, ये बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर ये रहा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो ये प्रश्न हमारे पास दे रखा है। तो इसमें क्या क्या दिया है आपको, आवेश दे रखा है 2 × 10⁻5 कूलाम। ठीक है, ये आवेश दे रखा है, कितने कूलाम का आवेश है और ले जाने में कार्य पूछ रहा है। इसमें विभवांतर भी दे रखा है, यानी V बराबर भी दे रखा है 50 वोल्ट। ठीक है, और हमें वर्क निकालना है, W बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो आप लोगों ने V बराबर हमने पढ़ा अभी फार्मूला, V बराबर W/Q0, ये वैद्युत विभव का फार्मूला है। तो Q हमारे पास पता है और V भी पता है, तो यहाँ से W को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो W बराबर लिख सकते हैं Q × V। ठीक है, तो Q × V हो सकता है आवेश × विभवांतर। ठीक है, तो कार्य बराबर आवेश × विभवांतर हो जाएगा, कार्य ही तो निकालना है। तो कार्य बराबर हो जाएगा, Q को हम क्या कहेंगे, देखिए 2 × 10⁻5 कूलाम है, तो ये लिख देंगे 2 × 10⁻5 Q की जगह पे। और V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 50 वोल्ट है तो 50 लिख सकते हैं। और इसको आगे हम इस तरफ साइड में सॉल्व कर देते हैं। W बराबर में क्या हो जाएगा, 2 और 50 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 100, और गुणे में 10 के पावर क्या हो जाएगा -5। तो W बराबर अगर निकालें तो ये हो जाएगा, अगर हम 100 को 10 के पावर 2 लिखें तो गुणे में 10 के पावर -5 ये रह जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 दोनों हो गया। तो ऊपर के, अगर मान लीजिए नीचे के हमारे आधार बराबर हैं तो ऊपर के घातांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो घट जाएंगे। तो 10 के पावर -3 आ जाएगा। और ये क्या होगा, वर्क है, तो ये जूल में आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जूल लगा देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जूल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसकी यूनिट भी लगानी होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज ले जाना है, लास्ट में इसका मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। हमारे पास एक चित्र दे रखा है और कह रहा है कि इस चित्र के अनुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे कि तो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं इस फिगर में, C1 C2 C3। ठीक है, एक 5 माइक्रोफैरड का है, एक 10 माइक्रोफैरड है, एक 3 माइक्रोफैरड है। तो हमने क्या किया है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया है, C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड। उसके बाद से हम इसकी गणना करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे जो श्रेणी क्रम में जितने भी कैपेसिटर हैं उनको सबसे पहले देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों कैपेसिटर किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, सीरीज में है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, C बराबर में C1 इंटू का C2 अपन में C1 प्लस का C2 कर दीजिए। ये सिंपल सा फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है जैसे कि 1/C बराबर में 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो C बराबर अगर निकालना चाहें तो C1 का मान क्या है, 5 माइक्रोफैरड है तो 5 रख देंगे, गुणे में C2 का क्या है 10 है तो 10 रख देंगे। अपन में क्या हो जाएगा, C1 का मान क्या है 5 है और प्लस का C2 का क्या है 10। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 5 दहा का क्या हो जाएगा 50 और बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 तियाँ 45। ठीक है, इसको काटना चाहें तो 15 तियाँ 45, 3 दशमलव फिर से 5 आया, 10 जीरो बढ़ा 5 15 तियाँ 3 बार में जाएगा 15 तियाँ 45। तो लगभग हमको लगता है कि 3 3 आता जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 आता जाएगा, 3 दशमलव के बाद से 3 3 आता जाएगा। इतना माइक्रोफैरड ये आ गया। कौन सा आ गया, श्रेणी क्रम वाला। अब देखिए यहाँ पे 3.33 माइक्रोफैरड का आ गया जितने भी श्रेणी क्रम में कैपेसिटर थे। इन दोनों कैपेसिटर को जब हमने श्रेणी क्रम में सॉल्व कर दिया तो ये इसके सामने आ जाएगा, इस कैपेसिटर के। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो समांतर के लिए जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर में जो हमारे पास निकल चुका है, यानी कि जो श्रेणी क्रम है उसको सॉल्व कर चुके हैं तो उसको पहले लिख देंगे, उसमें जोड़ देंगे हम जो बचा हुआ संधारित्र है उसको। तो यहाँ पे हम C डैश बराबर निकलना चाहें तो C यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया 3.33 माइक्रोफैरड आया है, यानी C का मान ये था। तो C डैश इसको मान लेते हैं। तो यहाँ से हम 3.33 रख देंगे और प्लस का C3 क्या है, इसका मान क्या है 3 माइक्रोफैरड है तो 3 रख देंगे। तो यहाँ से C डैश बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, 6.33। और ये किस में आएगा, माइक्रोफैरड में आएगा, क्योंकि सारे जो कैपेसिटर थे माइक्रोफैरड में थे। तो इसका आंसर भी क्या होगा, माइक्रोफैरड में आएगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये भी चीज़ समझ में आई होगी। लगभग 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक फैराडे वाले वैद्युत धारिता की बात कर रहा है। अगर कोई गोलीय चालिका की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी धारिता 1 फैराडे है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास जो C दे रखा है 1 फैराडे दे रखा है, कितना 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे दे रखा है। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा C बराबर में, इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा C बराबर में 4πε0 कैपिटल R के बारे में। ठीक है, ये पता होगा। तो यहाँ से अगर कैपिटल R को पक्षांतर करके इधर लाएं और C को इधर भेजें तो C अपन में 4πε0 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसी फार्मूले को रख करके हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो R बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 और इसको हम C ऐसे रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो R बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट जिसका मात्रक होता है 9 × 10 के, जिसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 और गुणे में क्या हो जाएगा C का मान क्या है 1 फैराडे है तो 1 रख देंगे। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो R बराबर यानी इसकी त्रिज्या 9 × 10 के पावर 9 ही आ जाएगी। और ये किस में होगा, मीटर में होगा, क्योंकि त्रिज्या का क्या है, दूरी है, दूरी मीटर में होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आसान था। अब हम देखेंगे हमारा अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। हमें गणना करनी है किसकी, विभव की। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है,
क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको सबसे पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे आवेश कितना दिया गया है, 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश दिया है। और इसमें आर कितनी दे रखी है, दूरी, यानी कि इसकी त्रिज्या, रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर दे दिया है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर में 10 की पावर अगर -2 से गुणा करा देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 1 में अगर 10 की पावर -2 से गुणा कराएंगे तो 10 की पावर -2 ही बचेगा, तो इसलिए मैंने 10 की पावर -2 ही लिखा है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या में अगर 10 की पावर -2 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो मीटर में बन जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तब। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करना चाहें तो भी का एक फार्मूला होता है, यानी कि विद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो विद्युत विभव ही याद करना है हमें। तो भी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे Q/R। ये हमारा वैद्युत विभव का फार्मूला निकल के आता है, जो कि आपको पता होगा। इस सूत्र को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भी बराबर निकालना चाहें तो 1/4πε0 को 9 × 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान होता है। और क्यू का मान क्या दिया गया है हमारे पास, क्यू आवेश का मान 1 कूलाम दे रखा है, तो गुणे में 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारे पास, आर का मान क्या है, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करें आगे तो भी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 और ये 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में 10 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका मान निकालते हैं तो 9 तो एज इट इज़ रहेगा, गुणे में ये अगर बेस बराबर है तो ऊपर के घातांक एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 9 2 क्या हो जाएगा, 11। तो 9 × 10 के पावर 11, ये इसकी वैद्युत विभव की गणना हो गई। तो यहाँ पे वैद्युत विभव का मात्रक भी लिख देंगे, वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी में ये आ सकता है, यानी 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कीजिएगा। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में धारा सेल की पॉजिटिव प्लेट से, देखिए कभी भी हम प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, जाहिर सी बात है। तो कैसे प्रवाहित होगी, सेल की पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तथा सेल के अगर भीतर की बात करते हैं, बाहर की बात हो गई पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन अगर सेल के भीतर बात करें तो उसके घोल में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बहती है, ठीक है, धारा। तो इस प्रकार से सेल के भीतर उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस सिंपल से डिफिनीशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जरूर इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता क्या है, सूत्र व मात्रक लिखिए। देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछ रहा है और इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक भी हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका उत्तर कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आप सभी को नॉलेज के लिए बता दूं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब है कि 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से, ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और सिग्मा बराबर हमारे पास जो सूत्र होता है विशिष्ट चालकता का, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सिग्मा बराबर में 1/रो, ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है, यानी 1/रो। रो क्या है हमारे पास, विशिष्ट प्रतिरोध है, और इसी के व्युत्क्रम को तो हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो यहाँ से हमारा फार्मूला भी आ गया। और इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर कह सकते हैं, या फिर महो मीटर इनवर्स कह सकते हैं, -1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा प्रश्न था, आप इसे भी लर्न कर सकते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न में ये आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारे पास है, इस तरीके की फिगर बना रखा है यहाँ पे और कह रहा है कि निम्न चित्र में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रश्न कई सालों से पूछा जा रहा है, तो फिगर बना करके आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। और ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझाने वाले हैं। तो इसको हम हल करने वाले हैं यहाँ पे।
तो देखिए सबसे पहले तो हम फिगर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो तीर का निशान दिख रहा है ये धारा आ रही है, ठीक है। और जो बाहर की तरफ तीर का निशान लगा है यानी कि बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, तो ये धारा इस पॉइंट पे आ रही है और इस पॉइंट से ये धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर ये सारी एम्पियर में जो दिख रही हैं वो धाराएं हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किरचॉफ के नियम की। तो किरचॉफ का जो धारा नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम बिंदु P पर बात करते हैं तो ये दोनों धाराएं जो है इस संधि पर आ रही हैं और इस संधि से बाहर कौन जा रहा है, ये धारा और I2 धारा, I1 धारा नहीं है। तो यहाँ से ये दो धाराएं बाहर निकल रही हैं और इस संधि पर ये दो धाराएं आ रही हैं। तो देखिए हम लिखेंगे बिंदु, तरीका देख लीजिए आप लोग, यहाँ ऐसे लिख करके करना पड़ेगा। बिंदु P पर किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से, ठीक है, धारा नियम से लिख दीजिएगा, धारा नियम से। तो अगर हम बात करते हैं किरचॉफ के धारा नियम की, तो यहाँ पे दो धाराएं आ रही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एम्पियर की धारा, ये भी 2 एम्पियर की धारा। तो 2 प्लस का 2, इन दोनों का योग जो होगा किसके बराबर होगा, जो धाराएं जा रही हैं उनके योग के बराबर होगा। तो ये 1 एम्पियर की धारा है तो 1 धन में ये जो जा रही धारा, यहाँ से इस संधि से जा रही धारा तो I1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे I1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 2 2 4 हो जाएगा और इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, I1। तो यहाँ से I1 का मान 4 में से 1 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि I1 बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। 3 एम्पियर की धारा यहाँ पे I1 की जगह पे प्राप्त हो गई है, तो ये एम्पियर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ गया 3 एम्पियर। अभी हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, अभी ध्यान से देखिए। अब हम बिंदु Q पर इस पॉइंट पे बात करेंगे सभी धाराओं को, ठीक है। तो सभी धारा का यहाँ पे हम अगर धारा देखना चाहें तो देखिए बिंदु P पर जिस तरीके से हमने लगाया उसी तरीके से बिंदु Q पर भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो बिंदु Q पर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के धारा नियम से वही चीज लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो धारा नियम से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आप देखिए इस पे बिंदु Q पर आप देखेंगे तो ये I1 धारा आ रही है और ये जो हमारी 1 एम्पियर की धारा है जा रही है और I2 धारा भी जा रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 जो धारा है ये किसके बराबर होगी, ये जो हमारे पास 1 एम्पियर की धारा है इसके योग और इसके और ये I2 के योग के बराबर होगी। तो जो I1 का जो मान है ये हमें पता चल गया है, तो 3 रख देंगे I1 के जगह पे, बराबर में 1 हो जाएगा प्लस का I2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 को इधर लाएंगे तो हमारे पास I2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 2। तो I2 धारा का मान जो है हमारे पास 2 एम्पियर निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया, 2 एम्पियर निकल के आ गया। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने दोनों पॉइंट पे बात किया, उसी तरीके से हम लास्ट वाले पॉइंट R वाला पॉइंट जो है यहाँ पर भी हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु R पर किरचॉफ के धारा नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से। तो अगर हम बात करते हैं बिंदु R पर किरचॉफ के धारा नियम की, तो यहाँ पे देखिए I2 धारा इधर आ रही है इस जंक्शन पे, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रही है, आ रही है, और इस पॉइंट पर ये भी धारा आ रही है और ये धारा जो है इस पॉइंट से जा रही है। तो जो धाराएं आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं, I2 धारा आ रही है बिंदु R पर और प्लस में ये 1 एम्पियर की धारा भी आ रही है, तो 1 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा, ये जो धारा जा रही है और ये भी जा रही है, I धारा जा रही है और 1.2 की धारा जा रही है, तो 1.2 एम्पियर की धारा जा रही है और I धारा जा रही है, तो यहाँ पे I लिख देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो I2 का मान हमें प्राप्त हो गया है ऊपर 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस का 1 बराबर में 1.2 प्लस का I, ठीक है। अगर इसके आगे सॉल्व करते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस का 1.2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, I। तो यहाँ से I का मान निकल जाएगा, तो I बराबर निकालेंगे तो हमारे पास अगर 3 में से 1.2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 3 में से जब 1.2 घटेगा तो 1.8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इतना एम्पियर की धारा जो है I का मान निकल के आ गया है, ठीक है। तो इतना एम्पियर की धारा जो है इस परिपथ में बह रही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आई का जो एग्जैक्ट मान था वो निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 4 नंबर है, सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो देखिए सेल का विद्युत वाहक बल जिसे हम EMF बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका उत्तर देखिए, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल के साथ प्रवाहित करने में
में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस बात को आप याद करेंगे, याद रखेंगे। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। देखिए, आवेश की गतिशीलता क्या होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग को अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको VD द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसको हम कैपिटल E से जो है प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के अनुपात को उस आवेश की गतिशीलता कहते हैं। किसके किसके, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। और देखिए, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसको, आवेश की गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और म्यू बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, इन दोनों का अनुपात, किसका किसका, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र का अनुपात। तो ऊपर अनुगमन वेग है जिसको हम VD कहते हैं और नीचे E है हमारे पास जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर सेकेंड वोल्ट इसका जो है मात्रक हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे। सारे क्वेश्चन का जो आंसर है मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लेकर के आता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखेंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आप लोग पढ़ेंगे कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में, ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपवाह वेग क्या होता है। तो देखिए, उसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, जब भी किसी चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का स्थापित होना जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो है स्थापित हो जाता है जिसके कारण चालक के इलेक्ट्रॉन पर लंबाई की दिशा में एक नियत फोर्स यानी कि जो नियत बल है लगता है, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगता है। इस बल से इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म नियत वेग मिलता है, यानी कि एक सूक्ष्म नियत वेग मिलता है जिसे अनुगमन वेग यानी कि अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग को ही हम अनुगमन वेग भी कहते हैं और इस वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंग्रेजी में कहते हैं और इसको हम प्रदर्शित VD से करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है VD बराबर में EV अपन में ML इंटू का टाउ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले को भी आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इस फॉर्मूले का यूज होता है। आगे हम बात करते हैं तो इसमें संबंध भी पूछा है कि अपवाह वेग और धारा में संबंध क्या होता है। तो हमने अगला हेडिंग बनाया है अपवाह वेग व धारा में संबंध। इसका जो पूरा डेरिवेशन है मैं करा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं आप लोगों को समय कम होने के कारण बस इतना बता देता हूं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा I बराबर में N E A B D होता है, जहां पे I की बात करें तो धारा होता है, N की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E की बात करें तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है और A की बात करें तो क्षेत्रफल है और VD की बात करते हैं तो अपवाह वेग है। आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई कि जो धारा है और अपवाह वेग दोनों में संबंध क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको 3 में 3 नंबर पूरा मिल जाएगा और ये प्रश्न जो है 3 नंबर में ही आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।